अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप आपको लास्ट वाला जो लेक्चर है वो समझ में आ गया होगा। जो रीजनरेशन के हवाले से हमने डिफरेंट सेल्स की बात की थी और उसके बाद फिर जो है हम अब इस प्रोसेस में आ गए, साइक्लिन प्रोटीन के हवाले से बात हो गई थी। आगे चलते हैं, इसके हवाले से जो हम अब डिफरेंट एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे रीजनरेशन और रिपेयर के। अब ये देख लें, सबसे पहले तो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है रिपेयर में, जैसे मैंने बताया था कि फाइब्रोप्लेजिया होता है, तो फाइब्रोसिस होती है, तो उसके अंदर जो है बेसिकली एक स्कार बनता है। तो अगर आप ये देखें कि ये नॉर्मल टिश्यू है, इसको हम एक कंपैरेटिव पिक्चर है, ये आपकी बुक में ही मौजूद है कि ये नॉर्मल टिश्यू है, अभी इसमें कुछ भी हुआ, उसके बाद किसी किस्म की कोई इंजरी हुई। अब इंजरी सुपरफिशियल भी हो सकती है, डीप भी हो सकती है। अगर तो सुपरफिशियल हुई है और आपके खाली एपिथेलियम तक का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, तो क्या होता है कि जी ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स शुरू हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नॉर्मल रेजिडेंट सेल्स हैं, अब इसके अंदर इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ गए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, और उसके नतीजे में क्या होगा कि रीजनरेशन हो जाएगी और एपिथेलियम जो है वो दोबारा रीग्रो कर जाएगी एंड इट विल बिकम कम्प्लीटली नॉर्मल। अब जाहिर सी बात है, अगर स्ट्रक्चरली बिल्कुल पहले की तरह हो गया है, तो ऑब्वियसली फंक्शनल रिस्टोरेशन के बारे में भी कहा जा सकता है कि हाँ जी, बिल्कुल फंक्शनल रिस्टोरेशन हो जाएगी। अच्छा, अब अगर उसके मुकाबले में आप देखें कि जख्म है, जख्म जरा डीप हुआ है, इसने क्या किया है कि आपकी जो स्किन है, स्किन की खाली एपिडर्मिस इन्वॉल्व नहीं की है, बल्कि डर्मिस को भी, यानी जो अंडरनीथ जो कनेक्टिव टिश्यू है उसको इन्वॉल्व कर लिया। अब आप इसमें सामने ही देखें, कंपैरिजन है कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो है वो ज्यादा मार्क्ड है। ठीक है जी, इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी बहुत ज्यादा हैं। अब इन इन्फ्लेमेटरी सेल्स के नतीजे में यहाँ पे देखें ये टिश्यू डेब्रिस भी बहुत ज्यादा बना है, यहाँ के मुकाबले में यहाँ टिश्यू डेब्रिस भी बहुत ज्यादा है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स भी बहुत सिवियर आया है। नेट रिजल्ट क्या निकला है कि जब वो हुआ तो यहाँ फाइब्रस सेल्स आ गए हैं, जो कि आपके फाइब्रोब्लास्ट कहलाते हैं, और उन्होंने यहाँ पे आके रीजन फाइब्रोसिस का काम किया। ठीक है जी, यहाँ पे फाइबर फॉर्मेशन हुई है, टिश्यू जख्म जो है वो इस तरह का बन गया है, थोड़ी सी स्किन रिट्रैक्ट कर गई अंदर, और यहाँ पे स्कार फॉर्मेशन आ गया और एपिथेलियम यहाँ से गायब हो गई। जहाँ पे भी स्कार फॉर्मेशन होता है उधर एपिथेलियम की रीग्रोथ नहीं होती है। So basically this is the general overview about the difference between regeneration and repair. Repair means fibrosis या scar formation जो उसमें हो रही होती है। ठीक है जी, तो अगर तो रीजनरेशन है तो कंप्लीट रिस्टोरेशन ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कैपेबिलिटी इज एक्सपेक्टेड, इट्स ऑलमोस्ट 90 to 95%, whereas when we are talking about the scar formation या इस तरह की, इसमें कुछ परसेंट डेफिशिएंसी स्ट्रक्चरल भी आती है और कुछ परसेंट डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ द वुंड एंड द सिवियरिटी ऑफ द डैमेज दैट हैज टेकन प्लेस आफ्टर दैट वुंड या इंजरी। सो उसकी बेस पर जो है वो फंक्शनल जो डेफिशिएंसी है वो भी आएगी इसमें ऑब्वियसली। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि ये वही जख्म है जो रिपेयर की जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, उसमें पहले इन्फ्लेमेशन हुआ, फिर रिपेयर का प्रोसेस शुरू हुआ, आहिस्ता आहिस्ता से जो है फॉर्मेशन शुरू हुई। कभी कभी ये होता है कि 50% जो है रीजनरेशन हो जाती है जो स्किन टिश्यू है, लेकिन अगर आप देखें जख्म रिट्रैक्ट कर जाता है और शक्ल जो है वो बेशेप हो जाती है जख्म। ठीक है जी। अच्छा जी, ये हम लास्ट भी कर रहे थे। Basically, this regeneration and repair depends upon certain factors which are released from different cells, and they help to the cell to undergo different kind of divisions and different kind of transformations. Net result and in the net it is resulting in the wound healing. ठीक है जी, तो उसके लिए जो कुछ केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं उनमें आपके पास ग्रोथ फैक्टर्स आ जाते हैं। प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेटलेट के अंदर बनता है फ्री फॉर्म ग्रैन्यूल के फॉर्म में पड़ा हुआ होता है, मैक्रोफेजेस एंडोथेलियल सेल्स भी रिलीज करते हैं। लेकिन जो बड़ी बात है जिसके लिए हम अभी 2-3 दफा से लोग पूछ भी रहे हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ acute inflammation and cancer formation, तो अब आपको यहाँ पे रोल बहुत क्लियरली नजर आना शुरू हो जाएगा कि these are the mediators which are taking part in the repair of the tissue after इन्फ्लेमेशन। तो जब इन्फ्लेमेशन के बाद कुछ केमिकल मीडिएटर्स रिलीज होते हैं जो कि हीलिंग के प्रोसेस को इंश्योर करते हैं, लेकिन अगर किसी भी वजह से किसी भी केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन के नतीजे में इन ग्रोथ फैक्टर्स की, इन केमिकल्स की रिलीज जो है वो अनकंट्रोल हो जाए या बढ़ जाए, तो दे आर वेरी लाइकली टू डेवलप कैंसर्स एज वेल।
तो यहाँ पे बिल्कुल बहुत बड़ा रोल है। अगर इन्फ्लेमेशन हो रही है तो इट में अल्टीमेटली लीड टू कैंसर फॉर्मेशन। तो वजह देखें ये है कि जो वो इन्फ्लेमेशन के हवाले से या उसको रिलीव करने के लिए जो ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज होते हैं वो ही बेसिकली प्रोकार्सिनोजेनिक हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ द पर्सन। अगर तो कंटिन्यूसली थोड़े थोड़े दिनों में उसको बार बार जो है जख्म लगता है और बार बार हीलिंग होती है, तो इसमें फिर ये जो जो प्रोसेस है ये बहुत ज्यादा श्योर हो जाता है कि इस तरह के जो है फंक्शंस, मतलब इस तरह की एक्टिविटी फिर नजर आ सकती है। ठीक है जी। मोनोसाइट्स का इन्फ्लक्स कराता है, प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर की बात हो रही है, कोलेजन सिंथेसिस कराता है बाय दी फाइब्रोब्लास्ट ऑब्वियसली, तो फाइब्रोब्लास्ट की जो मल्टीप्लिकेशन का काम है वो भी कराएगा। अच्छा, इसके बाद फिर जो वूंड की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है बेसिकली उसको भी ये इनहेंस करवाता है बाय एनहांसिंग योर एक्स्ट्रासेल्यूलर मैट्रिक्स, और उनका जो आपस का जो इंटरेक्शन है उसको ये साउंड करवाता है। ठीक है जी। फिर एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर है, ठीक है, ईजीएफ कहलाता है, माइटोजेनिक है फॉर एपिथेलियल सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट एंड हेपेटोसाइट्स। अच्छा, अब यहाँ पे याद रखिएगा ये तीनों जो सेल वैरायटीज हैं इनकी हम लास्ट जो क्लासेस में बात कर चुके हैं कि दीज आर द स्टेबल सेल वैरायटी, यानी ये वो सेल्स हैं जो हर वक्त मल्टीप्लाई नहीं कर रहे होते हैं, बट व्हेनेवर अप्रोप्रिएट स्टिमुलस इज प्रोवाइडेड टू देम दे एंटर द सेल साइकिल एंड दे स्टार्ट सेल डिवीजन। तो बेसिकली इस तरह के सेल्स की जब डिवीजन स्टार्ट हो रही होती है तो जो केमिकल रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द एंट्री ऑफ दीज सेल्स फ्रॉम जी नॉट फेज इनटू द G1 फेज, बेसिकली दैट केमिकल सब्सटेंस इज नोन एज माइटोजेनिक सब्सटेंस। ठीक है जी। तो बेसिकली क्या कर रहा है कि ये माइटोजेनिक है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, जो कि एपिथेलियल सेल्स को, जो कि स्टेबल सेल्स हैं, फाइब्रोब्लास्ट जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल सेल्स हैं, और हेपेटोसाइट्स अल्ट्रा स्टेबल सेल्स हैं, लेकिन whenever they are required to multiply they can be entered into the G1 phase from the G0 phase with the help of epidermal growth factor। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके अलावा ये करता क्या है, सेल डिवीजन इनिशिएट कराता है बाय एक्टिवेटिंग द टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी। अच्छा, इसके लिए जो इसका जो रिसेप्टर है उसका नाम है अल्फा बीटा 1। ठीक है। अब ये जब ये पर्टिकुलरली ये रिसेप्टर जो है इन तमाम सेल्स के ऊपर मौजूद होता है, तो जब ये एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर आके अटैच होता है इनके साथ, तो फिर यहाँ से जो है टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी शुरू होती है, सेकंड मैसेंजर सिस्टम बनता है और तमाम जो सेल्स हैं उनके अंदर जो है डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर के हवाले से सॉरी वेरी सॉरी, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर के हवाले से जब हम बात करते हैं तो इट इज स्टोर्ड इन एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स। बनता किधर है, बेसिकली सीन इन जो इनिशियली जो 1973 में जो सबसे पहली मर्तबा इसकी जो दरियाफ्त हुई थी वो बेसिकली ये हुआ था कि ये पिट्यूटरी टिश्यू के अंदर पाया गया था। उसके बाद फिर जब फर्दर इसको टेस्ट किया गया तो ये ब्रेन टिश्यू के अंदर भी पाया जाता है। सो बेसिकली ये वहां से बनता है, बन के जो है ये आके आपकी जो पूरी बॉडी का जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है इसके अंदर स्टोर हो जाता है। whenever it is required it performs its function, that is it contributes in all the steps of angiogenesis and wound healing। किसी भी एरिया में अगर तो जख्म बन रहा है तो वूंड हीलिंग की जरूरत है, तो यहाँ पे ये जो फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर है ये काम करेगा। अच्छा, एंजियोजेनेसिस, एंजियो मींस ब्लड वेसल, जेनेसिस मींस फॉर्मेशन। ब्लड वेसल की फॉर्मेशन, ऑब्वियसली अगर वूंड की हीलिंग होनी है तो ऑब्वियसली ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन भी जरूरी है, क्योंकि जो नया वूंड हील हुआ है उसके अंदर जो उनकी जो पुरानी ब्लड वेसल्स थी वो तो सारी की सारी जाया हो गई होंगी। तो नई ब्लड वेसल्स बनने के लिए जरूरी है कि आपके पास ऐसा कोई सब्सटेंस होना चाहिए जो नई ब्लड वेसल्स बना सके। तो फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर बेसिकली इट्स द मेजर ग्रोथ फैक्टर दैट हेल्प्स इन एंजियोजेनेसिस, दैट इज द ब्लड वेसल फॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर दो तरह के होते हैं, अल्फा एंड बीटा। अल्फा जो है वो मैक्रोफेजेस, ब्रेन सेल्स, केराटिनोसाइट्स के अंदर पाया जाता है, यानी जो स्किन की जो पेरिफेरल सेल्स होते हैं जो कि केराटिन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं आफ्टर दे आर डेड, तो ये उनके अंदर और मेनी टाइप ऑफ कैंसर्स के अंदर टीजीएफ अल्फा पाया जाता है। काम क्या करता है, एपिथेलियल डेवलपमेंट कराता है। एपिथेलियल डेवलपमेंट कहीं की भी करा सकता है। अब अगर अनकंट्रोल्ड एपिथेलियल डेवलपमेंट होगी तो यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड के स्किन पे या किसी भी किस्म की जो एपिथेलियल सरफेसेस के ऊपर जो है वो कैंसर की ग्रोथ भी करा सकता है। देखिए, मेनी टाइप ऑफ कैंसर्स आल्सो
रिलीज ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर, जिसका मतलब क्या है कि छोटा सेल था, उसने ये रिलीज किया, उसकी वजह से कैंसर सेल्स की प्रोडक्शन बढ़ सकती है। इट इंड्यूसेस सेल्यूलर प्रोलिफरेशन ड्यूरिंग वूंड हीलिंग, ऑब्वियसली ये तो हमारा मतलब का काम है। लेकिन इसके अलावा एक और जो चीज है कि एट द टाइम ऑफ इंट्रायूट्राइन डेवलपमेंट जो एम्ब्रियोजेनेसिस हो रही होती है, उसमें जो तेजी के साथ सेल्स बन रहे होते हैं, वहां पे भी ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा का बहुत मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन पाया गया। ठीक है जी। इसके अलावा फिर ट्यूमरजेनेसिस, जैसे हम बात करें कि ट्यूमर फॉर्मेशन के लिए ये जो है, यानी अब ऑब्वियसली बात है कि सेल्यूलर डेवलपमेंट या प्रोलिफरेशन जो भी करा रहा है वो बहुत माइनर सा टाइम लगता है उसको ट्रांसफॉर्म होने में फ्रॉम नॉन कैंसरस टू प्री कैंसरस फॉर्म। ठीक है जी। अगर तो जरा सी भी म्यूटेशन हो गई या जरा सा भी आउट ऑफ कंट्रोल ग्रोथ चली गई, तो वो इस तरह की जो फॉर्मेशन है वो दैट विल अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्म इनटू अ ट्यूमर फॉर्मेशन। सो बेसिकली दिस इज वेरी prone to develop tumors, TGF alpha. TGF beta की अगर हम बात करते हैं तो it was first identified in the platelets during wound healing. It also is found from T and B lymphocytes. ठीक है जी। काम इसका क्या है? proliferation and differentiation of many cells. बेसिकली इसका ये काम है। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि पहले तो सेल्स प्रोजेनेटर सेल्स से बनते हैं, ठीक है, उनके अंदर डिफरेंशिएशन नहीं हुई होती, ये नहीं पता चल रहा होता कि ये कौन से टाइप के सेल्स हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके अपना जो स्पेसिफिक जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उस सेल का, जहां पे ये ग्रो कर रहे हैं, उस कैरेक्टरिस्टिक फीचर के अंदर आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये फीचर लॉस्ट हो जाता है तो बेसिकली जो कंडीशन है वो डिस्प्लेजिया कहलाती है, एंड दैट डिस्प्लेजिया इज द प्री कैंसरस फॉर्म। सो अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल्स प्रोलिफरेट अगर कर भी रहे हैं तो दे मस्ट बी डिफरेंशिएटेड, क्योंकि अगर इफ दे आर नॉट डिफरेंशिएटेड दैट मींस इट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द कैंसर फॉर्मेशन। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर आपके पास आ जाते हैं साइटोकाइंस, टीएनएफ अल्फा एंड इंटरल्यूकिन 1। बहुत दफा हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं, मेरे ख्याल में पिछली 4 या 5 क्लासेस में हम इसके ऊपर मुस्तकिल बात करें। मैक्रोफेजेस से ये रिलीज होते हैं, आपको मालूम है, दे आर स्ट्रांगली माइटोजेनिक एंड कीमोटैक्टिक इन नेचर, इंड्यूसेस कोलेजन एंड कोलेजनेज सिंथेसिस। ये दो अलग अलग चीजें। कोलेजन इज द कोलेजन प्रोटीन, ठीक है, कोलेजनेज बेसिकली इज दैट एंजाइम व्हिच इज डिसॉल्विंग दैट कोलेजन। अच्छा, अब मसला क्या है कि अगर तो आपके पास कोलेजन बन रहा है और आपका टिश्यू जो है वो रिपेयर हो गया, फाइब्रोसिस हो गई है, ठीक है जी, अब उसके बाद क्या होता है, आपने नोट किया होगा, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि आपको जख्म लगता है, पहले बहुत डार्क कलर का जो है वो स्कार टिश्यू आता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके उस स्कार का जो कलर है वो लाइट होना शुरू हो जाता है। अच्छा, वजह उसकी क्या होती है कि जो आपका जो कोलेजन है वो उसको डार्क कलर देता है, कोलेजन फाइबर्स जब डिपॉजिट होते हैं, ठीक है, तो वो इनिशियली क्योंकि बहुत ज्यादा डिपॉजिट हुए हुए होते हैं तो उसकी वजह से जो स्कार है उसका कलर बहुत डार्क होता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है, वूंड स्ट्रेंथ पकड़ता चला जाता है, जैसे वूंड स्ट्रेंथ पकड़ता जाता है वैसे वैसे जो है वो फिर जो कोलेजन है उसकी डिग्रेडेशन शुरू हो जाती है, और जब कोलेजन की डिग्रेडेशन शुरू होती है तो उसके नतीजे में क्या होता है कि वूंड का कलर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके हल्का होता चला जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये ईयर्स में होती है जाके ये बात, ऐसा नहीं है कि जी फौरन ही वूंड का कलर हल्का हो जाएगा, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वूंड का कलर खत्म हो जाता है, ये जरूर है, ये फैक्ट है। अच्छा, इसके बाद फिर हम बात करते हैं कि अक्यूट वूंड हीलिंग के जो अक्यूट फेज जो है उसके, या वूंड हीलिंग का जो प्रोसेस है वो क्या होता है। वूंड हीलिंग का प्रोसेस हमेशा याद रखिएगा बिल्कुल इनिशियली स्टार्ट ऑफ इंजरी से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है जी। अब आप सबसे पहले अगर आप देखें वेजो कंस्ट्रिक्शन, प्लेटलेट एग्रीगेशन और ल्यूकोसाइट माइग्रेशन का जो प्रोसेस हो रहा है इंजरी होने के फौरन बाद हो रहा है। अब ये क्या है, मेंटेनेंस ऑफ हीमोस्टेसिस, सेकंड्स टू आवर्स में ये चलती है। अच्छा, ये सबसे जरूरी काम है इसलिए कि अगर आपका जो ब्लीडिंग का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू चल रहा है तो क्या होगा कि वो कभी भी आपका वुंड हील नहीं कर सकेगा, क्योंकि ब्लीडिंग तो हुई चली जा रही है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, कोई भी चीज जो है, अगर फॉर एग्जांपल कुछ बह रहा है, क्या हम क्या करते हैं, सबसे पहले फ्लो रोकने की कोशिश करते हैं, जो नुकसान हुआ है उसको तो फिर बाद में देखा जाएगा। सो बेसिकली हमारा काम क्या है कि ब्लड का फ्लो रोकना है, क्योंकि अगर एक मखसूस क्वांटिटी से ज्यादा ब्लड बॉडी से निकल गया तो वो फिर अगेन वो इंडिविजुअल एक और लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन बन जाएगी, जिसको हैंडल करना इतना आसान रह नहीं जाता, ठीक है जी। तो हीमोस्टेसिस करना सबसे ज्यादा जरूरी है, इसमें सेकंड्स टू आवर्स लग जाते हैं। उसके बाद फिर इन्फ्लेमेटरी फेज आता है, जिसमें न्यूट्रोफिल्स, कीमोट्रैक्टेंट्स की रिलीज होती है, न्यूट्रोफिल्स का मूवमेंट होता है। लेट कंडीशन जब होती है तो उसमें मैक्रोफेजेस आ जाते हैं, फैगोसाइटोसिस एंड रिमूवल ऑफ द फॉरेन बॉडी एंड बैक्टीरिया टेक्स प्लेस, ठीक है जी। अब ये जो पूरा का पूरा जो वो है फेज है, दैट इज द इन्फ्लेमेटरी फेज। इसके अंदर आवर्स से डेज लग जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डेप्थ एंड सिवियरिटी ऑफ द वुंड।
ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर अब आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले जो सबसे पहला जो फेज था हीमोस्टेसिस का, उसमें प्लेटलेट्स काम कर रहे थे। इन्फ्लेमेशन में आके पहले न्यूट्रोफिल्स और उसके बाद फिर मैक्रोफेजेस आ गए। अच्छा, जो नेक्स्ट जो फेज होता है, अब यहाँ पे क्या है कि ये जो एरो बैक की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि जितना इनिशियल टाइम होगा उसमें ग्रोथ फैक्टर्स मौजूद नहीं होंगे, लेकिन जैसे जैसे प्रोग्रेसिव टुवर्ड्स द हीलिंग, जो वूंड जो है वो भी हीलिंग की तरफ जाएगा, तो ग्रोथ फैक्टर्स की जो क्वांटिटी है वो मतलब रिलीज भी होना शुरू हो जाएगा और बढ़ना भी शुरू हो जाएगा। सो ग्रोथ फैक्टर्स विल बी मूविंग द मैकेनिज्म टुवर्ड्स हीलिंग। ठीक है जी। इसके बाद आता है प्रोलिफरेटिव फेज, जिसके अंदर आपके जो इनिशियल जो बैक्टीरियल रिमूवल हो चुका है जख्म से, तो फाइब्रोब्लास्ट की प्रोलिफरेशन शुरू हो जाती है। वो फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेट करते हैं, यानी पहले ग्रो करते हैं, क्योंकि एक या दो फाइब्रोब्लास्ट पर मिलीमीटर स्क्वायर ऑफ द टिश्यू में पड़े हुए होते हैं, बाकी के सारे हटा दिए जाते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा फाइब्रोब्लास्ट रहेंगे ज्यादा कोलेजन फाइबर बनेगा, जो कि बॉडी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। तो जितनी डोर्मेंट स्टेट के अंदर फाइब्रोब्लास्ट की जरूरत होती है, उतने फाइब्रोब्लास्ट टिश्यू के अंदर रहते हैं, बाकी के सारे जो है वो एपोप्टोसिस के जरिए रिमूव कर दिए जाते हैं जब उनकी जरूरत खत्म हो जाती है। अच्छा, अब जब से फॉर एग्जांपल फाइब्रोब्लास्ट इसी टाइम पे जब ये तमाम काम हो रहा है, इन्फ्लेमेटरी फेज हो रहा है, तो ग्रोथ फैक्टर्स जो है वो रिलीज होकर फाइब्रोब्लास्ट को एक्टिवेट कराना शुरू कर देते हैं, और फाइब्रोब्लास्ट इन दिस मीनवाइल, जब तक कि इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस चल रहा है, मल्टीप्लाई कर जाता है। ठीक है जी। साइक्लोन प्रोटीन का बनना, उसके बाद फिर G0 फेज से फाइब्रोब्लास्ट का G1 फेज के अंदर आना, और उसके बाद फिर उसका मल्टीप्लाई करना, प्रोलिफरेशन होती है, नंबर ऑफ फाइब्रोब्लास्ट बढ़ जाते हैं। ठीक है जी। अब ये कोलेजन सिंथेसिस करवाते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स की रीऑर्गेनाइजेशन होती है। इन दैट मीनवाइल जो टिश्यू हल्का हल्का हील होना शुरू हो रहा है, वहां पे एंजियोजेनेसिस यानी न्यू ब्लड वेसल फॉर्मेशन, क्योंकि पुराना जो इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस में पुरानी ब्लड वेसल्स तो डैमेज हो गई थी, तो नई ब्लड वेसल्स का बनना, फिर ग्रैन्युलेशन टिश्यू का फॉर्म होना। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका ये जो ग्रैन्युलेशन टिश्यू होता है, इसका ये इनिशियल फेज टिश्यू है, जिसका काम क्या होता है बेसिकली कि ये मतलब इसके अंदर ढेर सारा फाइबर मौजूद होता है। एपिथेलियम जो है उस वक्त तक जो आपका जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो ठीक बना नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर जो ग्रैन्युलेशन टिश्यू है, इसके अंदर बहुत सारा फाइबर मौजूद होता है। इट इज ग्रैन्युलर पिंक एंड सॉफ्ट कलर का टिश्यू होता है। अच्छा, अब ये जो है बनता किस तरह से है कि जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, जब वो प्रोलिफरेशन शुरू कर जाते हैं, तो फाइब्रोब्लास्ट और एंडोथेलियल सेल्स की कंबाइंड इफेक्ट के नतीजे में ये ग्रैन्युलर टिश्यू जो है वो ले डाउन होता है। और इसका काम क्या है बेसिकली कि आपके वूंड को इनिशियली फिल कर देना। अगर आपका हल्का हल्का सा कच्चा जख्म है, और अगर आपने उसके ऊपर जो एक पतली सी जो बिल्कुल बारीक सी झिल्ली आई हुई है, जो कि वूंड हीलिंग का एक आपको दे रही होती है कि भाई लाइट पिंक कलर का जो टिश्यू आपके वूंड में बन रहा होता है, उससे आपको पता चलता है कि वूंड हील कर रहा है। अगर गलती से भी आपने उसको खुटक दिया, या उसमें पहले तो उसमें से ढेर सारी ब्लीडिंग होती है, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें तो अंदर तक का जो टिश्यू होता है वो बहुत नरम होता है, और उसकी वजह से अगर आप जरा सा भी उसको दबाएं तो उसके अंदर बहुत ज्यादा क्या कहना चाहिए कि तकलीफ का एहसास होता है। सो बेसिकली दिस इज द ग्रैन्युलर टिश्यू। बेसिकली इसके अंदर सेल्स मौजूद हैं, आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स मौजूद है, लेकिन अभी इसके अंदर फाइबर्स की तादाद उतनी नहीं हुई है कि जिसके नतीजे में जो जख्म है वो थोड़ा सा मजबूत हो जाए। थोड़ा सा नरम टिश्यू होता है विद लोअर नंबर ऑफ फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद फिर एपिथेलियलाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है, यानी अब आपकी जो एपिथेलियम है जो डैमेज हुई है, वो उसकी जो ग्रोथ है वो भी इन्हीं टाइम ड्यूरेशंस के अंदर शुरू हो जाती है। प्रोलिफरेटिव फेज जो है वो डेज से वीक तक चलता है, डिपेंडिंग, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, डिपेंडिंग अपॉन द सिवेरिटी ऑफ द वूंड। ठीक है जी। रीमॉडलिंग जो है वो मंथ्स तक जा सकती है। इसके अंदर रीमॉडलिंग किस तरह से होती है कि जी आपका जो पहले जो ग्रैनुलर टिश्यू है वो थोड़ा सा फूल के बाहर की तरफ निकल आता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता करके वूंड की रिफ्रैक्शन होती है तो वो वापस अंदर जाता है। ग्रैनुलर टिश्यू जो है वो फाइब्रस टिश्यू में कन्वर्ट होता है बाय द ग्रोथ ऑफ कोलेजन फाइबर्स। ठीक है जी। फिर एपिथेलियम जो है वो ऊपर से आके आपका जो पूरा जख्म है उसको कवर कर लेती है, एपिथेलियम आ जाती है, डार्क कलर की होती है लेकिन आ जाती है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स जब आपका, जैसे मैंने आपको बताया कि जब वूंड भर जाता है तो फिर इसकी रीमॉडलिंग शुरू होती है, यानी जो एक्स्ट्रा नंबर ऑफ फाइबर्स होते हैं उनको हल्के आहिस्ता आहिस्ता करके रिमूव करना शुरू कर दिया जाता है। जोखम की
जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बढ़नी शुरू हो जाती है, जो नया टिश्यू बना होता है उसका, उसकी जो सराउंडिंग टिश्यूज हैं उनके साथ जो एडहेशन और इंटरेक्शन का जो मैकेनिज्म है वो स्ट्रांग होता है, बॉन्ड स्ट्रांग होना शुरू होता है ताकि वूंड जो है वो हार्ड हो सके। अब ये वो टाइम होता है जिसमें आहिस्ता आहिस्ता करके आपको वूंड के अंदर पेन की जो कंडीशन है वो कम होनी शुरू हो गई होती है, और आप उस वूंड को हाथ भी लगा सकते हैं, और आप उसके अंदर अगर कोई हाथ लगा रहा है या उस पर कोई किसी किस्म का ब्लो लग गया तो उस ब्लो को आप बर्दाश्त कर सकते हैं। इससे पहले तक ये हाल होता है कि जो पेन इतना सिवियर होता है कि आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते हैं। ठीक है जी, अब ये हो गया, और उसके बाद फिर ऑब्वियसली हील टिश्यू आपके सामने आ जाता है। तो दीज आर द 4 फेजेस ऑफ वूंड हीलिंग जो आपके होते हैं। अच्छा, अब इसको अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो वही अगेन, इंजरी हो गई, हीमोस्टेसिस हो गई, इन्फ्लेमेशन हो गई, प्रोलिफरेशन हो गई। अब देखिए जख्म का साइज जो है वो कम होता चला जा रहा है। रीमॉडलिंग में जो टिश्यू है वो जो बाकी का जो एक्स्ट्रा टिश्यू है वो निकाल दिया जाता है, फाइब्रोब्लास्ट की जो है वो मतलब रिमूवल कर दिया जाता है। या आप देख सकते हैं ये सारे स्टेप्स वाइज इन्होंने दिया हुआ है, ताकि मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये एरो जा रहा है, और उसमें कैसे कैसे जो एक एक स्टेप है वो मूव कर रही है वो आप देख सकते हैं। अच्छा, एंजियोजेनेसिस का जो प्रोसेस है, न्यू ब्लड वेसल फॉर्मेशन होती है, किस तरह से होती है, बडिंग से होती है। अभी आप देख सकते हैं कि ये क्विसेंट वेसल है, यानी बिल्कुल खामोश पड़ी हुई है। अब इसके अंदर क्या हुआ, एंजियोजेनिक फैक्टर्स आए, इसके नतीजे में ये क्या होता है कि यहाँ पे एक टिप सी निकल आती है बेसमेंट मेम्ब्रेन यहाँ से डैमेज होती है, और एंडोथेलियम जो सेल्स होते हैं उनकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है। नाउ दिस प्रोसेस इज नोन एज नियोवैस्कुलराइजेशन, NEO वैस्कुलराइजेशन। ठीक है जी, न्यू वैस्कुलराइजेशन का मतलब क्या है कि नई ब्लड वेसल का बनना। अब ये जो न्यू वैस्कुलराइजेशन है उसके 4 स्टेप्स होते हैं। पहला क्या होता है, प्रोटियोलाइटिक डिग्रेडेशन ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब ये देख सकते हैं आपकी ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन थी, इसकी ये वाली ये जो पिंक कलर का जो टिश्यू है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ठीक है जी, और इसकी डिग्रेडेशन हो गई। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे किसी भी किस्म का बेसमेंट मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है, तो ये क्या हुआ, बेसमेंट मेम्ब्रेन डिग्रेडेशन। दिस इज द प्रोटियोलाइटिक डिग्रेडेशन ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन, दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एंजियोजेनेसिस। सेकंड क्या होता है, माइग्रेशन ऑफ एंडोथेलियल सेल्स। अब ये देख सकते हैं आप, ये माइग्रेशन का प्रोसेस शुरू हो रहा है, एंडोथेलियल सेल्स ने अपना शेप चेंज कर लिया है और ये माइग्रेट करना शुरू हो गए। अब यहाँ पे ये जो माइग्रेशन का प्रोसेस है ये कंटिन्यू हो रहा है, जैसे जैसे माइग्रेशन सेल्स आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, पीछे की तरफ जो है वो आपके नए एंडोथेलियल सेल्स जो हैं वो उस एरिया को, जो नई ब्लड वेसल बनती जा रही है उसको दोनों तरफ से ये कवर करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है जी, उसके बाद क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, थर्ड स्टेप है प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोथेलियल सेल्स, ये आपको नजर आ रही है प्रोलिफरेशन होती हुई। और लास्ट ऑफ ऑल जो है वो मैचुरेशन ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड ब्लड वेसल एंड ऑर्गेनाइजेशन इनटू द कैपिलरी ट्यूब। ये अब आप देख सकते हैं कि जो लास्ट स्टेप है इसके अंदर जो कैपिलरी ट्यूब है ये ऑर्गेनाइज हो गई है और नई ब्लड वेसल जो है वो फॉर्म हो चुकी है। ठीक है जी, यूजुअली इस जो मैकेनिज्म के लिए जो ग्रोथ फैक्टर्स इस्तेमाल होते हैं, जो ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, उनमें आता है फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर एंड वेस्क्यूलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। ठीक है जी, वेस्क्यूलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर ये सिर्फ और सिर्फ एंजियोजेनेसिस के टाइम पे जो एंडोथेलियल वेस्क्यूलर एंडोथेलियम है वो रिलीज कर रही होती है, और वो रिलीज करने के बाद ही ये जो आपका जो एंजियोजेनेसिस का जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू हो पाता है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसके बाद फिर हम आ जाते हैं, वूंड हीलिंग के 2 तरीकेकार होते हैं, एक प्राइमरी इंटेंशन से वूंड हीलिंग होती है और दूसरी सेकेंडरी इंटेंशन से वूंड हीलिंग होती है। प्राइमरी इंटेंशन जो है वो क्लियर कट सर्जिकल इंसिजन कहलाता है, यानी प्रॉपर तरीके से आपने एसेप्टिक मेजर्स लेते हुए प्रॉपर सीधा कट लगाया है, उस सीधे कट को फिर आपने बहुत तरीके से अपने एक जगह पे लाके उसको जोड़ा है। यानी आप ये देख सकते हैं कि जी सर्जिकल इंसिजन है, सीधा कट लगाया गया है, अंदर के जो हिस्सा है उसके अंदर जो है ब्लड वेसल्स को जो है वो कोगुलेट करवा दिया जाता है, क्योंकि जब वूंड हीलिंग होगी तो नई ब्लड वेसल्स तो ऑटोमेटिकली बन ही जाएंगी। फिर अब क्या करते हैं, आप इस जख्म को जो है सूचर लगा के बंद कर देते हैं, चूंकि जख्म कंप्लीटली अप्रोक्सीमेट हुआ होता है तो इसमें जो हीलिंग है वो बहुत आसानी से होती है, कम से कम ग्रैन्युलेशन टिश्यू बनता है और फाइब्रोसिस भी बहुत कम से कम होती है। नेट रिजल्ट आप देख सकते हैं, एक फाइन सा स्कार आ जाता है जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है उसके निशानात भी खत्म हो जाते हैं। जो वूंड हीलिंग जो सेकेंडरी इंटेंशन से होती है वो कब होती है, जब जरा ज्यादा बड़ा और गेपिंग वूंड होता है। अब ये गेपिंग वूंड है, आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा दूर की तरफ निकला हुआ है। अच्छा, उसके बाद मौका नहीं लगा, सूचर भी नहीं लगा इसमें। अब सूचर ना लगने के नतीजे में क्या हुआ, ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू होगा। ठीक है जी, ग्रैन्युलेशन टिश्यू भी बहुत आएगा, बाद में जो है इसकी फाइब्रोसिस भी बहुत ज्यादा होगी, तो बड़ा सारा स्कार बनता है चौड़ा सा।
ठीक है, वूंड रिट्रैक्शन भी होती है और इसके नतीजे में जख्म जो है वो इतना साफ सुथरा और अच्छा हील नहीं होता। ये आप देख सकते हैं, ये जो है सर्जिकल वूंड है, यहाँ पे ये सूचर्स लगे हुए थे, अब ये स्टिचेस जो है वो रिमूव कर दिए गए। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये निशान कम से कम फाइब्रोसिस शो करेंगे और कम से कम निशान आएगा इसके ऊपर। या अभी तो चूंकि ये फ्रेश वूंड है, ये एंड में जाके ये बहुत अच्छा और साफ सुथरा वूंड कहलाता है, ये जो सर्जिकल इंसिजन के नतीजे में होता है। इसके मुकाबले में ये देखें जरा पहला सा वूंड है, अब ये जो वूंड रिट्रैक्शन होगी उसके नतीजे में खाल जो है वो यहाँ से थोड़ी सी खिंचेगी भी, पेशेंट को पेन भी बहुत ज्यादा होगा। अभी देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक अच्छा खासा एक्सटेंडेड वूंड है ये, ठीक है। बीच का पोर्शन थोड़ा सा सीधा है तो ऑब्वियसली इसके बारे में उम्मीद की जा सकती है कि ये अच्छा हील हो जाएगा, लेकिन ये जो टिश्यू है, ये जो गोल सा बिल्कुल बना हुआ है, अब आप देखें इसके अंदर बीच में अजीब सा स्कार भी बना है, तो ये निशान जो है वो बहुत लंबे अरसे तक रहने वाला है। अच्छा जी, इसके बाद फिर आप ये जख्म देखें, दिस इज बेसिकली द एक्चुअल एग्जांपल ऑफ अ गेपिंग वुंड। अब यहाँ पे इतना बड़ा सारा टिश्यू है जो कि इसको पूरे को भरना है, ठीक है जी। अब ये देखें, अब ये जो वुंड रिट्रैक्शन के नतीजे में आप ये देख रहे हैं कि स्किन के अंदर यही है जख्म जो ये हील हो रहा है, लेकिन अब ये देखें कि चारों तरफ की जो स्किन है उसके अंदर अच्छी खासी स्ट्रेच भी आ गई है और थोड़ी चिन्हटें भी पड़ गई हैं, डिफॉर्मिटी आ जाती है इसमें। इसका जो स्किन है ये हील तो करेगा, ऑब्वियसली ये जख्म हील करेगा, इतने चौड़े से इतना छोटा जख्म होने में कितनी स्किन को खींचेगा ये आपको बहुत अच्छी तरह अंदाजा होगा। यहाँ पे जो चुन पड़े हुए हैं इससे भी आपको अंदाजा हो रहा है कि ये जख्म वूंड रिट्रैक्शन के नतीजे में ये इस तरह का टिश्यू बन जाता है। और यही मैं बताना चाह रही थी कि ये सबसे ज्यादा तकलीफदेह अमल होता है पेशेंट के लिए। बहुत दफा पेशेंट्स को इतनी तकलीफ होती है इसमें कि वो इसके लिए दोबारा से कॉस्मेटिक सर्जरी कराते हैं, यहाँ पे जो है वो स्किन का फ्लैप रखवा के रीसर्जरी करा के इस पूरे हिस्से को, ताकि ये जो स्ट्रेच आ रहा है, इनके जो स्किन जो खिंच रही होती है वो बाकायदा उसको ये किसी भी तरह से इसको रिजॉल्व किया जा सके। वूंड हीलिंग को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं? वो तमाम फैक्टर्स जो कि वूंड हीलिंग या तो नहीं होने देते या उसको डिले कर देते हैं या स्लो डाउन कर देते हैं। उसमें जो पहला फैक्टर है वो एज फैक्टर है। हमेशा मैंने आपको बताया था कि एज को हम उम्मुल अमराज भी कहते हैं, यानी कि और कोई मर्ज ना भी हो ना, तो अगर आप एज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप बीमार होते चले जा रहे हैं। सो ऑब्वियसली एजिंग जो है एक बहुत मेजर फैक्टर है, लेकिन खाली एजिंग नहीं है। मैंने एज्ड पेशेंट्स के भी बहुत अच्छे वूंड हील होते हुए देखे हैं, क्योंकि एडिशनल जो आपकी जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं या जो आपकी सपोर्टिंग फैक्टर्स हैं, अगर वो बाकी तमाम के तमाम सही हैं, आपने पेशेंट की न्यूट्रिशन का ख्याल रखा है, उसको इन्फेक्शन नहीं होने दिया, जख्म की केयर बहुत अच्छी की है, तो वूंड हील अच्छे हो जाते हैं। बट एजिंग बेसिकली रिमेन्स द मेजर फैक्टर टुवर्ड्स इनइफेक्टिव वूंड हीलिंग। बहुत बड़ा फैक्टर है न्यूट्रिशन का। किसी भी किस्म की अगर आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, वूंड हील नहीं करेगा, ठीक है जी। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपके पास इस तरह की डेफिशिएंसी है कि जी फाइनेंशियल डेफिशिएंसी है, आप प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं करा सकते या उनका टेक केयर नहीं कर सकते, एटलीस्ट वो भी जो है वो वूंड हीलिंग को डिले कर सकता है, ठीक है जी। इसके बाद फिर कोमॉर्बिडिटीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं वूंड हीलिंग की डिलेज में। से फॉर एग्जांपल डायबिटिक पेशेंट है तो वूंड हीलिंग डिले हो रही होती है। अच्छा, हाई ब्लड प्रेशर का मरीज है, छोटे छोटे जख्म है वो हील नहीं हो पा रहे होते, क्यों? इसलिए कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जो पेरिफेरल वेसल्स में भी ब्लड बहुत ज्यादा आ रहा होता है, तो बार बार जो है वो आपकी जो अगर खुला जख्म है तो वहां से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो वो जो हीलिंग का प्रोसेस है वो काफी डिले हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा फिर मेडिकेशन, अब अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर कंप्लीट मेडिकल केयर कवर, पेन नहीं होना चाहिए, ठीक है, खारिश नहीं होनी चाहिए, इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, एंटीबायोटिक का प्रॉपर कवर अगर है तो जख्म हील बहुत अच्छा करेगा। अगर पेन किलर्स हैं, पेशेंट जख्म को हाथ नहीं लगाएगा तो जख्म अच्छा हील होगा। अगर खारिश हो रही है, एंटी एलर्जीज देने होंगे, अगर क्योंकि अगर खारिश होती रही मरीज जो है वो जख्म को खुजाता रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जख्म के ऊपर से जो उसकी जो कवरिंग्स हैं वो बार बार हटती रहेंगी और वूंड जो है वो खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है जी। लाइफस्टाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सिगरेट स्मोकिंग हो गई, अल्कोहल कंजम्पशन हो गया, हाई फैटी डाइट हो गई,
ठीक है जी, आउटिंग्स बहुत ज्यादा हो गई, आप बहुत ज्यादा मतलब सोशल एक्टिविटीज हैं उसमें आप अपने वूंड की केयर नहीं कर रहे, और ये तमाम चीजें हिंडर करती हैं वूंड हीलिंग के अंदर। अर्ली मोबिलाइजेशन हो गई, यानी आपने बेड से मतलब आपको 6 हफ्ते का टाइम दिया गया था बेड रेस्ट का, आप 4 हफ्ते में उठ गए, हड्डियां नहीं जुड़ती हैं फिर उसके बाद, सर्जिकल वूंड्स खराब हो जाते हैं, मोबिलाइजेशन करा दी जाती है लेकिन टू अ वेरी लिमिटेड एक्सटेंट जो है आफ्टर सर्जरीज मोबिलाइजेशन होती हैं। अगर वो एक्स्ट्रा मूवमेंट्स कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा आउटिंग करने जा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है उसके नतीजे में आपका जख्म खराब होगा, हीलिंग प्रॉपर नहीं होगी, नेट रिजल्ट ये निकलेगा मैकेनिकल फैक्टर आ जाएगा इसमें, आपकी ज्यादा मूवमेंट हो रही है, ज्यादा मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, ऑब्वियस सी बात है वहां पे मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट्स आ जाएंगी जख्म का जो एरिया है उसमें, और ऑब्वियसली उसके नतीजे में वूंड हीलिंग जो है वो नहीं हो पाएगी। ऑल एडिशनल फैक्टर्स जो हम बात कर रहे हैं, ओबेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मोकिंग, अल्कोहल इंटेक जनरल फैक्टर्स हैं। लोकल फैक्टर्स में स्कीमिया, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं है या पेशेंट को अनीमिया हुआ है तो उसके नतीजे में जो स्कीमिया जो होगा वो भी अगेन वूंड हीलिंग नहीं कराएगा। जितनी अच्छी ब्लड सप्लाई होगी उतना अच्छा वूंड हील करेगा। फेस के जख्म जल्दी इसलिए हील करते हैं कि वहां का ब्लड सप्लाई बहुत अच्छा होता है, लेकिन जो लोअर एक्सट्रीमिटीज के जख्म इसलिए नहीं हील कर पाते क्योंकि वहां पे ब्लड सप्लाई जो है वो कम आता है। इन्फेक्शन अगर हो गया, जैसे मैंने कहा वूंड की ठीक से टेक केयर नहीं की, इन्फेक्शन हो गया, एंटीबायोटिक कवर नहीं दिया, उसके नतीजे में कोई फॉरेन बॉडी एंटर हो गई गलती से, फिर उस जगह पे एडिमा हो गया, आपने इतनी मूवमेंट की है, बार बार जख्म हो रहा है, बार बार वेजोडाइलेशन के नतीजे में एडिमा हो रहा है, 100% वूंड खराब होगा और बहुत ज्यादा खराब होगा। इवन यहाँ तक भी हो सकता है कि वूंड को फिर दोबारा से काटना पड़े, रीसर्जरी करनी पड़े, कॉस्मेटिक की तरफ जाना पड़े, बहुत सारे मसाइल खड़े हो सकते हैं उसकी वजह से। सिस्टमिक फैक्टर्स की वजह से, जैसे मैंने कहा कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज है, अगर हार्ट पेशेंट है ऑब्वियसली उसका ब्लड सही से नहीं पंप हो रहा होगा, ऑब्वियसली जिस पंपिंग सही होगा तो हीलिंग टिश्यू को नहीं पहुंचेगा, जब हीलिंग टिश्यू को नहीं पहुंचेगा तो हीलिंग नहीं हो सकेगी क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही। रेस्पिरेटरी डिजीज है, ऑब्वियसली ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है, अल्टीमेटली हाइपोक्सिया होगा, दैट विल लीड टू प्रॉब्लम। inadequate blood oxygenation inadequate दो वजह से हो सकती है, एक तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, दूसरा एनीमिया। दोनों सूरतों में ब्लड में ऑक्सीजन की कमी है, जो आपका जो ब्लड जो हाइपोक्सिक ब्लड जब वूंड की तरफ पहुंचेगा तो ऑब्वियसली वहां पे भी हाइपोक्सिया जनरेट होगा, हाइपोक्सिया जनरेट होगा तो एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स के मल्टीप्लाई करने, ग्रो करने, मल्टीप्लाई करने और उसके बाद जख्म को खराब करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मेटाबॉलिक डिसीजेस, जैसे कि मैंने कहा प्रोटीन डेफिशिएंसी हो रही है, फैट की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है या ग्लूकोज बहुत ज्यादा है, नेट रिजल्ट क्या निकलेगा, ये तमाम चीजें कंट्रीब्यूट कर रही हैं इन द डिलेड वूंड हीलिंग। एंडोक्राइन डिजीज है अगर, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि आपके हार्मोन्स की डेफिशिएंसी हो गई है, ये ज्यादती हो गई है, दोनों चीजें बहुत खतरनाक हो सकती है। रीनल फेलियर अगर है तो उसकी वजह से जो मेटाबोलाइट्स हैं वो एक्सक्रीट आउट नहीं होंगे। अगेन दूसरी चीज एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर रीनल फेलियर हुआ है तो आपके पास किस चीज की कमी आएगी, आपके पास कमी आएगी एरिथ्रो क्या कहलाता है वो, एरिथ्रोपोइटिन की। एरिथ्रोपोइटिन अगर कम होता है, आरबीसीज कम बनेंगे, आरबीसीज कम बनेंगे तो इनएडिक्वेट एनीमिया अगर हो रहा है तो इनएडिक्वेट ब्लड ऑक्सीजनेशन, हाइपोक्सिया, अल्टीमेटली लीडिंग टू डिलेड वूंड हीलिंग। ठीक है जी, फिर इसी तरह से हेपेटिक फेलियर है, थ्रोम्बोपोइटिन की डेफिशिएंसी होगी, थ्रोम्बोपोइटिन की डेफिशिएंसी होगी, प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन का प्रॉब्लम होगा, वूंड हीलिंग खराब होगी, और उसके अलावा दूसरा काम क्या है कि ब्लीडिंग के डिसऑर्डर्स बढ़ जाएंगे। तो अगेन ऑल दीज कॉन्ट्रीब्यूशन इन एडिशन टू दीज, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन ये जो कुछ मेजर फैक्टर्स हैं वो आपके सामने डिस्कस किए गए। अच्छा, एक बहुत डिफरेंट चीज है पैथोलॉजी रिलेटेड टू वूंड हीलिंग। किलोइड एक कंडीशन है जिसमें डिपोजिशन ऑफ कोलेजन इन द स्कार इतना ज्यादा हो जाता है कि ट्यूमरस स्कार्स बन जाते हैं। स्कार था, स्कार के अंदर कोलेजन की डिपोजिशन हुई, खाल से बाहर निकल के आ गया, ठीक है जी, आपके पूरे पूरे जख्म जो है वो बड़े होने शुरू हो जाते हैं और अंदर से जो है ये टिश्यू जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक हद तक बड़ा भी हो सकता है। हमने कुछ पिक्चर्स जो अपने पढ़ाई के जमाने में देखी थी वो बहुत ही खतरनाक थी, देख के ये तबीयत खराब थी, ये भी बहुत बुरा लग रहा है लेकिन ये बहुत ही बियरेबल अंदाज में। अच्छा, किलोइड का प्रॉब्लम ये है कि अगर फॉर एग्जांपल इसको किसी भी किस्म के कोई और जख्म दोबारा से लग गया तो ये फिर कैंसरस ग्रोथ में इंक्लूड हो जाता है, और ये बहुत बड़े बड़े जो हैं किलोइड्स बनते हैं जो कि बॉडी के साथ अलहदा से एक शीट की तरह से लटक भी रहे होते हैं।
इतने लंबे लंबे कीलॉइड्स भी देखे। ठीक है जी। सो बेसिकली दिस इज द एक्सेसिव डिपोजिशन ऑफ कोलेजन इन द स्कार। जो आपका स्कार बन गया उसके अंदर कोलेजन की डिपोजिशन, मैंने आपको बताया ना कि कोलेजनेज एंजाइम रिलीज करता है मैक्रोफेज, और उसका काम क्या होता है कि वो आपका जो एक्सेसिव कोलेजन है उसको डिग्रेड कर देता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो जो डिग्रेडेशन वाला जो एंजाइम है, या तो उसकी डेफिशिएंसी हो गई है या कोई और प्रॉब्लम हो गई है। नेट रिजल्ट ये निकला है कि जी कोलेजन या फाइब्रोब्लास्ट जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, तो उसके नतीजे में वो कंटिन्यूसली कोलेजन फाइबर डिपॉजिट किए चले जा रहे हैं। उसके नतीजे में ये केलॉइड फॉर्मेशन होती है। एक्सुबरेंट ग्रैन्युलेशन क्या मतलब है? एक्सेसिव लेइंग डाउन ऑफ ग्रैन्युलेशन टिश्यू। ठीक है जी। ये ग्रैन्युलेशन टिश्यू आ गया है और वो हिंडर करना शुरू कर देता है आपके जख्म की हीलिंग को, और एपिथेलियलाइजेशन नहीं हो पाती है। ठीक है जी। इसको प्राउड फ्लैश कहते हैं, यानी आपका जो जख्म है, जो गेपिंग वुंड है, उसके दो पार्ट्स हैं, उनके दरमियान में जो है वो पूरा का पूरा जख्म बाहर को निकल के आता है। ये इस तरह से ये देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा जो है ये ग्रैन्युलेशन टिश्यू है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सर्जिकल रिमूवल कराना पड़ता है। अगर ये सर्जिकल रिमूवल के बाद रिकरेंस हो जाए, फाइब्रोप्लेजिया का रिकरेंस हो जाए, दैट इज मिडवे बिटवीन बेनाइन एंड मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन, दिस इज नोन एज एग्रेसिव फाइब्रोमाटोसिस, दैट इज डेस्मोइड। ठीक है जी। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बेसिकली जो है ये टिश्यू था, ये टिश्यू जो है वो यहाँ पे इसकी साइज बढ़नी शुरू हो गई है। ठीक है जी। तो ये एक बाहर जो है वो एक जो जख्म हील हुआ हुआ जख्म है वो बाहर की तरफ को फूलना शुरू कर देता है। सो बेसिकली इट्स मिडवे बिटवीन बेनाइन एंड मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, किस तेजी से ये बढ़ रहा है या कितना पेनफुल है, क्या है, उसके हवाले से इसको डिसाइड किया जाता है कि ये बेनाइन है या मैलिग्नेंट है और उसका क्या इलाज होना चाहिए। आपके आसानी के लिए ये एक नॉर्मल प्रॉपरली हील्ड स्कार है, ये मैंने आपके सामने इसलिए रखा है ताकि आप इसको इन जो स्कार्स हैं इनके साथ कंपेयर कर सकें। ठीक है, ये कंडीशन यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल प्रॉपरली हील हुआ है। लेकिन कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है, बिल्कुल स्किन के बराबर हो गया है, और आहिस्ता आहिस्ता करके देखें कुछ पोर्शंस में तो एपिथेलियम जो है वो नॉर्मल हो गया, इसको कवर भी करना शुरू हो गई है। दिस इज द प्रॉपर एपिथेलियलाइज्ड स्कार ऑफ योर वूंड। ठीक है जी। दिस इज द आइडियल सिचुएशन that has to be taking place, but if that is not the case, तो इस तरह की पैथोलॉजीज फिर आपको नजर आ सकती है। होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। ठीक है जी। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि इसके बाद हम क्या करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड अल्लाह हाफिज।